बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 71 के जो रिमेनिंग वाइटामिन्स की डिस्कशन थी वो करेंगे। अब जो है वो विटामिन B6 की हम लोग डिस्कशन करेंगे। विटामिन B6 मीन्स पेरिडॉक्सिन। इसे जो केमिकली नेम दिया गया है वो पेरिडॉक्सिन का दिया गया है। इसमें क्या क्या है, पेरिडॉक्सिन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेरिडॉक्सल फॉस्फेट इन द सेल्स एंड फंक्शन एज कोएंजाइम फॉर मैनी chemical reactions released to amino acids related to amino acids and protein metabolism. Actually पेरिडॉक्सिन जो है एग्जिस्ट करता है एज अ पेरिडॉक्सल फॉस्फेट के तौर पर इन द सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये कोएंजाइम्स होता है जो कि अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। उसमें इसका एज अ को एंजाइम्स काम करता है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज दैट ऑफ द कोएंजाइम्स इन द ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का जो प्रोसेस होता है हमारे पास ट्रांसअमाइनेशन का, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। वहाँ पे इसकी यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे एज अ को फैक्टर ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद एज अ रिजल्ट पेरिडॉक्साइन्स प्लेज की रोल्स इन द मेटाबॉलिज्म, स्पेशली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो इट इज़ बिलीव्ड टू एक्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम अमाइनो एसिड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Dietary lack of pyridoxine in lower animals can cause dermatitis, decreased rate of growth, development of the fatty liver. अच्छा, इसके अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर एनिमल्स में फैटी लिवर की जो लिवर की फॉर्मेशन हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रोथ फैक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाती है, लिवर्स की एनीमिया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इसमें उसके अलावा वो कॉज करवाता है लिवर में एनीमिया। फैटी लिवर की डेवलपमेंट के बाद एनीमिया भी कॉज करवाता है। एविडेंस ऑफ द मेंटल डेरोटेशंस रेयरली इन चिल्ड्रंस। अच्छा, उसके बाद जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह उनकी जो है वो हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है। रेयरली इन चिल्ड्रन पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी हैज़ बीन नोन टू कॉज सीजर्स, डर्मेटाइटिस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस सच एज नोजिया एंड वोमिटिंग। और अगर ये रेयरली केस होता है, मीन्स कि बहुत रेयर होता है चिल्ड्रंस के, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, डर्मेटाइटिस हो जाता है, मीन्स ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब कुछ यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मीन्स कि आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिस्कस की गई है। उसके बाद है पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड इज मेनली इनकॉर्पोरेटेड इन द बॉडी इनटू द कोएंजाइम ए विच हैज़ मैनी मेटाबॉलिक रोल इन दीज सेल्स। अच्छा, ये जो हमारे पास एंजाइम है बॉडी इंटू कोएंजाइम्स ए के तौर पर ये हमारे पास यूज होता है। टू ऑफ दीज डिस्कस इज लेंथ इन चैप्टर 16 फॉर में, जो इसके मेन फंक्शन है कन्वर्जेशन ऑफ द डीकार्बोक्सिल पायरुक एसिड एंड द एसिटाइल कोएंजाइम बिफोर दे एंटर इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल। सबसे मेन फैक्टर ये होता है कि ये कोएंजाइम ए में इसकी जो है वो हमारे पास इसकी यूजेज होती है। ये क्या करता है कि पायरुविक एसिड को, डीकार्बोक्सिल पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करवाता है इन द सिट्रिक एसिड साइकिल में। डिग्रेडेशन ऑफ द फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इन द मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। डिग्रेडेशन करवाता है किसमें, डिग्रेडेशन करवाता है फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स की मल्टीपल कोएंजाइम्स में। थस लैक्स ऑफ द पैंथोथेनिक एसिड्स कैन लीड टू डिप्रेस मेटाबॉलिज्म ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और इसके अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनमें हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा दैट मीन्स कि उसमें हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो कम्प्लीटली नहीं हो सकती। डेफिशिएंसी ऑफ द पैंथोथेनिक एसिड इन लोअर एनिमल्स कैन कॉज रिटार्डेड ग्रोथ, फेलियर ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रेइंग ऑफ द हेयर, डर्मेटाइटिस, फैटी लिवर एंड हेमोरेजिक एड्रीनोकॉर्टिकल नेक्रोसिस। अच्छा, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है एनिमल्स में, रिप्रोडक्शन नहीं होती, उनमें ग्रेनिंग ऑफ हेयर हो जाती है, उसके अलावा फैटी लिवर हो जाता है और हेमोरेजिक एड्रीनोकॉर्टिकल नेक्रोसिस हो जाती है। इन ह्यूमन बींग्स नो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हैज़ बीन provided presumably because of wide occurrence of this vitamin in almost all foods and because small amount can be synthesized in the body। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स मीन्स के ह्यूमन बींग्स में इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स को इतना जो है वो मीन्स के रेयरली होते हैं। दिस डज नॉट मीन्स दैट पैंथोथेनिक एसिड इज नॉट ऑफ वैल्यू इन द मेटाबॉलिक सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, इंडीड इज परहैप्स नेसेसरी एज मैनी एज एनवायरमेंट। मीन्स के यहाँ पे ये बताया था एनिमल्स के अंदर इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये इतने डाइट्स में हमारे पास इतनी सारी डाइट्स में प्रेजेंट होता है कि इसकी डेफिशिएंसी इतनी रेयर मीन्स के रेयर केसेस में इसकी डेफिशिएंसी होती है।
एज मच इतनी जो है इसकी डेफिशिएंसी ह्यूमन बींग्स में नहीं पाई गई, ठीक है। मीन्स के ओवरकम कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हर विटामिन है। उसके अलावा विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी, वीकनेस, कोलेजन फाइबर्स थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोलेजन फाइबर्स जो हैं थ्रू आउट द बॉडी उनकी वीकनेस हो जाती है। कोलेजन फाइबर्स आपको पता है कि हमारी मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ स्केलेटल फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेटिंग फॉर द एंजाइम्स ऑफ द पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज व्हिच प्रमोट्स द हाइड्रोक्सिलेशन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड इंटीग्रल कंस्टिट्यूशन ऑफ द कोलेजन। अच्छा, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, मीन्स कि इसके अंदर एंजाइम्स होता है पायरोहाइड्रोलेज जो कि प्रमोट करता है हाइड्रोलाइजिंग स्टेप को इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सीप्रोलाइन, जो कि इंटीग्रल मीन्स के कॉलेजन की फॉर्मेशन, सिंपल की कॉलेजन की कंस्टिट्यूशन के अंदर ये एंजाइम्स एज अ कोएंजाइम काम करता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विदाउट एस्कॉर्बिक एसिड द कोलेजन फाइबर्स दैट आर फॉर्म्ड इन दी वर्चुअली ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर डिफेक्टिव एंड वीक। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोलेजन फाइबर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान बनते हैं वो उनकी डिफॉर्मेशन हो जाती है, वो इतनी वीक हो जाते हैं। थ्रू देयरफॉर दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर्स इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज, कार्टिलेजेस, बोन एंड टीथ। इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है कि मीन्स के कार्टिलेजेस, टिश्यूज़ एंड बोन्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनकी जो है वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, उनकी रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी फॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी। डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड फॉर 20 to 30 weeks which occur frequently during long ship voyages in the past cause scurvy। स्कर्वी इसमें मीन्स कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो सिंड्रोम्स हमारे पास आती है, जहाँ पे जो हमारे पास डिजीज कॉज होती है उसे स्कर्वी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ स्कर्वी इज फेलियर ऑफ द वाउंड्स टू हील। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं डेफिशिएंसी क्या होती है कि मीन्स के जख्म जो हैं वो हील नहीं होते इतनी जल्दी। दिस इज कॉज बाय फेलियर ऑफ द सेल्स टू डिपॉजिट कोलेजन फिब्रिल्स एंड इंटर सेलुलर सीमेंट सब्सटेंस। एज अ रिजल्ट healing of the wound may require several months instead of several days ordinary necessary। देखो क्या होता है कि कोलेजन फाइबर हमारे पास स्केलेटल मीन्स के स्केलेटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को जो है वो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास नेसेसरी होता है, मीन्स कि उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब क्योंकि ज़ख़म हुआ है, कोलेजन फाइबर्स जो है वो डिपॉजिट हो ही नहीं रहा है, इसकी वजह से बहुत मीन्स कि जिस ज़ख़म को भरने के लिए डेज की रिक्वायरमेंट्स होती है यहाँ पे वो एयर्स में चला जाता है। सो इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है। द ब्लड वेसल्स विच बिकम्स एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इन स्कर्वी बिकॉज अच्छा लेक ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड ऑल्सो कॉज कैसेशंस फॉर बोन ग्रोथ। अच्छा, बोन ग्रोथ भी रुक जाती है अगर विटामिन सी की हमारे पास डेफिशिएंसी हो। द सेल ऑफ ग्रोइंग एपिफाइसिस कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट बट नो न्यू कोलेजन इज लेट डाउन बिटवीन दीज सेल्स एंड द बोन्स फ्रैक्चर इजीली एट अ पॉइंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज फेलियर टू ऑसिफाई। अच्छा, क्या होता है कि बोन की ग्रोथ तो हो रही है एपिफाइसिस पे, वहाँ पे प्रोलिफरेशन तो हो रही है, बट कोलेजन जो है वो हमारे पास डिपॉजिट नहीं होता, वो वहाँ पे उसकी न्यू फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ग्रोइंग फैक्टर्स में क्योंकि ऑसिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, इस वजह से बोन्स का फ्रैक्चर होना मीन्स के बहुत ईजी हो जाता है। ऑल्सो व्हेन एन ऑलरेडी ऑसिफाइड बोन फ्रैक्चर्स इन अ पर्सन विद एस्कॉर्बिक डेफिशिएंसी। अच्छा, ऑल्सो जो मीन्स के आप समझ लें कि जो बोन्स ऑसिफाई हुई भी होती हैं, बिल्कुल उनकी मैन्युफैक्चरेशन हुई भी, फॉर्मेशन बिल्कुल सही हुई भी होती है, उसमें भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे भी बोन जो है फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है। द ऑस्टियोब्लास्ट्स कैन नॉट फॉर्म न्यू बोन मैट्रिक्स। ऑस्टियोब्लास्ट क्योंकि न्यू फॉर्म बोन मैट्रिक्स नहीं बनाते, कंस्टिट्यूटली द फ्रैक्चर्स बोन्स डज नॉट हील, और उसकी वजह से फिर जो फ्रैक्चर्स बोन है वो भी मीन्स के हील इजीली नहीं हो सकती। तो मीन्स कि एक तो बोन की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है, लेकिन फ्रैक्चर्स बोन भी हील नहीं हो पाती क्योंकि हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। द ब्लड वेसल्स बिकम्स एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इन स्कर्वी बिकॉज इसमें अच्छा इस विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड वेसल्स भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्रेजाइल हो जाती हैं। फेलियर ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स टू सीमेंटेड टुगेदर प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पे एंडोथेलियल सेल जो होते हैं वो प्रॉपरली जो है वो सेगमेंटेड नहीं हो पाते। फेलियर टू फॉर्म द कोलेजन फिब्रिल्स नॉर्मली प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल, और कोलेजन जो फिब्रिल्स हैं जो नॉर्मली ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, मीन से वो भी फेल हो जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन भी नहीं हो पाती। द कैपिलरीज आर ईजिली likely to rupture and as a result many small petechials hemorrhage occurs throughout the body। अच्छा, फिर इसकी वजह से क्योंकि कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे पाए ही नहीं जा रहे उन ब्लड वेसल्स में, तो इसकी वजह से ब्लड वेसल रप्चर हो जाती हैं और
थ्रू आउट द बॉडी जो है वो उनके हीमरेज का प्रोसेस हो रहा होता है। द हीमरेज बीनीथ द स्किन कॉज परपरिक ब्लॉट समटाइम्स ओवर द इंटायर बॉडी, और फिर उन ब्लड वेसल्स की रप्चर की वजह से परप्यूरिक जो ब्लड्स हैं वो हमारे पास एक पेचेस की तरह पे हमारी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं। टू टेस्ट फॉर एस्कॉर्बिक डेफिशिएंसी वन कैन प्रोड्यूस सच पेटिचियल हेमोरेज बाय इन्फ्लेमिंग अ ब्लड pressure cuff over the upper arm. This occludes the venous returns of the blood. The capillary pressure rises and red blotches occur on the forearm if the ascorbic acid deficiency is sufficiently severe. उसको टेस्ट कैसे किया जाता है? इसमें टेस्ट इस तरीके से किया जाता है कि इनकी हेमरेज को देखने के लिए जो ब्लड प्रेशर कफ है मीन्स के वो अपर आर्म पे लगाया जाता है, और फिर जब उसको प्रेस किया जाता है तो वीनस ब्लड जैसे ही रिटर्न होता है, कैपिलरी प्रेशर जैसे ही राइज होता है, तो वो जो हमारे पास ब्लड के पैचेस थे ना पर्पश करके वो आर्म के ऊपर अपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे सीवियर डेफिशिएंसी है विटामिन सी की इन एक्सट्रीम। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे हम लोग कहते हैं इन एक्सट्रीम स्करी मीन्स के विटामिन सी डेफिशिएंसी द मसल सेल्स समटाइम्स फ्रेगमेंटेटेड। अच्छा, अगर विटामिन सी की बहुत सीवियर केसेस में अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर मसल सेल जो हैं वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। लेसन ऑफ द गम्स अकर, गम्स की लेशंस अकर हो जाएगी विथ लूजिंग ऑफ द टूथ, फिर उसकी वजह से टूथ लूज होना शुरू हो जाएंगे। इन्फेक्शन ऑफ द माउथ डेवलप एंड वॉमिटिंग ऑफ द bloody stools and cerebral hemorrhage can also occur. Finally, high fever often develop before death. अच्छा, विटामिन सी की वजह से फिर क्या हो जाएगा कि गम्स में से गम्स की लेशन हो जाएगी, टीथ गिरना शुरू हो जाएंगे, माउथ के इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे, वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग हो जाएगी, सेरेब्रल हेमरेज हो जाएगी, और फाइनली बिफोर डेथ जो है हमारे पास क्या कॉज हो जाएगी? बिफोर डेथ एक हाई फीवर हो जाएगा। सो ये विटामिन सी के आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइस, हर विटामिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ एग्जाम वाइज यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट जो आप लोगों को याद होने चाहिए, उसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12, उसके अलावा विटामिन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको पता हो, एटलीस्ट आपको पता हो कि किसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है। उसके बाद हम लोग विटामिन डी की बात करते हैं। So, vitamin D increase calcium absorption from the GIT tract, gastrointestinal, and help control calcium deposition in the bones. Vitamin D bones की deposition के लिए most important है क्योंकि calcium की deposition करवाता है bone में और absorption करवाता है calcium की in the GIT tract. The mechanism by which vitamin D increase calcium absorption is mainly to promote active transport of calcium throughout the epithelium of ileum. एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी जो है इंक्रीज करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और ये प्रमोट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम थ्रू आउट द एपिथेलियम ऑफ इलियम। इन पर्टिकुलर इट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल्स दैट एड्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है? विटामिन डी की वजह से जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स बनते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, जो कि विटामिन को जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ विटामिन डी इन रिलेशन ओवरऑल बॉडी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड बोन फॉर्मेशन। अच्छा, जो ओवरऑल फंक्शन है विटामिन डी का उसमें कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म और फॉर्मेशन ऑफ द बोन। सो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना, उसकी मेटाबॉलिज्म करवाना और बोन्स की फॉर्मेशन करवाना, ये सब काम जो है वो विटामिन डी के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है विटामिन डी का। अच्छा, विटामिन डी की वजह से ही आप देखते हैं बहुत सारे फैक्टर्स अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास बहुत सारी डिजीजेज अकर हो जाती हैं ऑस्टियो से रिलेटेड, सो बोन्स से रिलेटेड। तो इसलिए विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन्स के लिए, और इसी तरीके से विटामिन डी कैल्शियम की डिपोजिशन करवाता है, और कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोन्स की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है विटामिन ई। सेवरल रिलेटेड कंपाउंड एग्जिबिट सो कॉल्ड विटामिन एक्टिविटी। बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि विटामिन ई की एक्टिवेशन करवाते हैं। ओनली रेयर इंस्टेंस ऑफ प्रोवाइड विटामिन डी डेफिशिएंसी हैव अकर इन ह्यूमंस बीइंग। बहुत रेयरली विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत रेयर केसेस में विटामिन ई की। इन एक्सपेरिमेंट एनिमल्स लैक ऑफ विटामिन कैन कॉज डीजनरेशन ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम इन द टेस्टिस एंड देयरफॉर कैन कॉज मेल स्टेरिलिटी। अच्छा, विटामिन ई की जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एनिमल्स में कहा गया कि जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है एनिमल्स में, तो उसमें टेस्टिस की जर्मिनल लेयर एपिथेलियम है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है, और इसी की वजह से फर्टिलिटी का प्रोसीजर मेल्स में रुक जाता है। लैक ऑफ विटामिन ई कैन ऑल्सो कॉज रिजॉर्प्शन ऑफ फीटस आफ्टर कंसेप्शन इन द फीमेल में रिजॉर्प्शन हो जाती है फीटस की आफ्टर जो कॉन्सेप्शन ऑफ द फीमेल्स में, तो फीमेल्स में भी रिप्रोडक्टिव को इफेक्ट करता है। बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी, विटामिन ई इज समटाइम्स कॉल्ड दी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इसी की वजह से इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई प्रिवेंट नॉर्मल ग्रोथ एंड समटाइम्स कॉज डीजनरेशन ऑफ द रीनल ट्यूबुलर सेल्स एंड मसल सेल्स।
अच्छा, रिप्रोडक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल तो में तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसी वजह से इसे एंटी स्टेरलिटी विटामिन कह रहे हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नॉर्मल ग्रोथ भी रुक जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके अलावा समटाइम जो है रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स जो होते हैं वो भी हमारे पास इफेक्टेड हो जाते हैं, उनकी डिजेनरेशन हो जाती है, एंड द मसल सेल्स की भी। विटामिन ई इज बिलीव्ड टू इम्पॉर्टेंट अ प्रोटेक्टिव रोल इन द प्रिवेंटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैट्स। विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रिवेंटिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन, अनसैचुरेटेड फैट की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने में। इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन ई द क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैट इन द सेल्स बिकम्स डायमेंश्ड। अच्छा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन ई जो है हमारे पास, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अनसैचुरेटेड फैट है ना हमारी बॉडी में, वो उसकी कमी हो जाएगी, कॉजिंग एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सच सेलुलर ऑर्गेन्स एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, और उसकी वजह से बहुत सारे सेलुलर ऑर्गन्स के अंदर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम्स के अंदर, एंड इवन द सेल मेम्ब्रेन में भी, क्योंकि फैट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उन सब में जो है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन। सो इसमें विटामिन ई भी हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लाइसोसोम्स वगैरह का, माइटोकॉन्ड्रिया का, और हम पास सेल मेम्ब्रेन का। सो अब लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के इज एन एसेंशियल को फैक्टर टू इन लिवर एंजाइम्स दैट एड्स अ कार्बोक्सिल ग्रुप टू फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टिन, 9 and 10 ऑल ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट इन ब्लड कोगुलेशन। विटामिन के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट को फैक्टर है लिवर एंजाइम के लिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, प्रमोट करता है, ऐड करता है कार्बोक्सिल ग्रुप इन द फैक्टर 2, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 and 10 में, ऑल ऑफ विच इंपॉर्टेंट इन ब्लड की कोगुलेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट दिस कार्बोक्सिलेशन दीज कोगुलेटेड फैक्टर्स आर इनएक्टिव, देयरफॉर व्हेन द विटामिन के डेफिशिएंसी अकर, blood clotting is retarded. The function of these vitamins and is relation to some of the anticoagulants such as the dichromol are present in greater। अच्छा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग का जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसमें कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वो कोगुलेटिंग फैक्टर्स में हमारे पास जो विटामिन ई के है वो विटामिन फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 की एक्टिवेशन करवाता है। अगर ये अब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये फैक्टर जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे ही नहीं, उनकी एक्टिवेशन होगी ही नहीं, इसकी वजह से हमारे पास कोगुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और इसी वजह से अगर ब्लड की कोगुलेशन नहीं होगी तो अगर कोई भी डिसऑर्डर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हीलिंग, किसी भी चीज़ की हीलिंग नहीं हो पाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेवरल कंपाउंड बहुत नेचुरल एंड सिंथेटिक एग्जिबिट विटामिन की, एक्चुअली बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, नेचुरली भी हमें विटामिन के मिलता है और सिंथेटिकली भी, बिकॉज विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द कोलन। इट इज़ रेयर फॉर अ पर्सन टू हैव अ ब्लीडिंग टेंडेंसी बिकॉज ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी इन द डाइट। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है कि विटामिन ई के को हम लोग सिंथेटिक, मतलब ये सिंथेटिक नॉर्मली भी हमें मिलता है, नेचुरली भी होता है, और इसे सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो कॉलोन के होते हैं वो इसे जो है इसकी हमारे पास करवा सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। सो इट इज़ रेयर फॉर अ पर्सन टू हैव अ ब्लीडिंग टेंडेंसी because of vitamin deficiency die. However, when the bacteria of the colon are destroyed by the additional large quantity of antibiotic drugs, vitamin can occur rapidly because the purity of this compound in the normal diet। अच्छा, अब ये कोगुलेटिव फैक्टर के तौर पर काम करता है, लेकिन अगर विटामिन, क्योंकि ये कॉलोन में भी सिंथेसाइज हो सकता है, अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटी ड्रग्स वगैरह अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें विटामिन के की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें विटामिन को अपनी डाइट में बढ़ाना पड़ता है। तो विटामिन के की वजह से बस इंपॉर्टेंट फंक्शंस पता होने चाहिए कि लाइक विटामिन के जो है वो इंपॉर्टेंट है कोगुलेटिव फैक्टर्स के लिए, उनकी एक्टिवेशन के लिए। विटामिन ई की अगर हम लोगों ने बात की थी तो ये फर्टिलिटी वगैरह को रोक सकता है मेल एंड फीमेल में, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म और बोन की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है अगर उसकी बात करें तो ये हमारे पास कोलेजन फाइबर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से, वरना फिर बोन्स, टीथ, ये और मसल्स भी इवन के डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोगों ने विटामिन, ठीक है, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलिक एसिड विटामिन था। फॉलिक एसिड की आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा एनीमिया होता है, उसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। विटामिन डी फिर की वजह से पर्निशियस एनीमिया होता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि विटामिन सी किस चीज़ से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। आई होप अब आप लोगों के लिए विटामिन्स का जो टॉपिक है वो पूरा डिस्कस कर लिया मैंने, वो इजी हो जाएगा, आप लोग अब विटामिन्स को इजी पढ़ सकते हैं। सो गाइस, इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोस जो है अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस।